का सुमन अर्पित करते हुए, बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज इस इटावा की सरजमीन पर मौजूद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मानित सभी अनुयायियों एवं बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने वाले सभी समस्त सम्मानित अनुयायियों से का आभार व्यक्त करते हुए कि आज जनपद कन्नौज से आकर मुझे जो कुछ मिनट का आपने मौका दिया, बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आयोजक कमेटी का हम तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए कुछ बातें जरूर आपके समक्ष रखना चाहेंगे। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, आज वो ऐतिहासिक दिन है, हमारे आपके जीवन का वो ऐतिहासिक दिन है जिसको हमें जरूर याद करना चाहिए, शिद्दत के साथ याद करना चाहिए। 25 दिसंबर 1927 का वो दिन, हमें वो क्षण भी याद कर लेना चाहिए, बाबा साहब का वो भाषण भी याद कर लेना चाहिए कि 25 दिसंबर 1927 को जब मनुस्मृति का दहन किया गया, उससे पहले बाबा साहब का संबोधन क्या हुआ, बाबा साहब ने समाज को संबोधित करते हुए क्या संदेश दिया, ये जानना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। मेरे सम्मानित साथियों, 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब संबोधित करते हुए कहते हैं, मनुस्मृति का दहन रात के 9 बजे किया गया, लेकिन ये कार्यक्रम जो होना था 25 दिसंबर 1927 को ये जो कार्यक्रम होना था, इस कार्यक्रम की रूपरेखा जो जारी हुई थी, जैसे कि आदरणीय खेमानंद गौतम जी जब आप तक पहुंचे होंगे तो उन्होंने एक पंपलेट आपको दिया होगा, आपको एक पंपलेट दिया होगा और इसमें लिखा होगा कि कार्यक्रम 10 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा, एक टाइमिंग होगी। मेरे साथियों, हम आपको बता दें, ऐसे ही वो कार्यक्रम जिसमें मनुस्मृति का दहन किया जाना था, उसका टाइम था 3 बजे। मनुस्मृति का दहन का टाइम था 3 बजे, ये पूर्व निर्धारित था, ये जन जन तक में इस तरह का प्रचार किया गया, लेकिन बाहर के लोग, जो स्थानीय लोग थे, वो विलंब से पहुंचे कार्यक्रम में और वो कार्यक्रम विलंब हो गया। कार्यक्रम शुरू हुआ 4 बजे और इसलिए वो कार्य जो 3 बजे होना था वो रात के 9 बजे हुआ, यानी जो मनुस्मृति का दहन दिन के 3 बजे होना था वो रात के 9 बजे हुआ। यहाँ पर बाबा साहब का जो उसमें स्पीच होता है वो 2 से ढाई घंटे का है। अगर हम पूरा स्पीच आपके समझ रखेंगे तो 2-2.5 घंटे आप न सुन पाएंगे और न हम इतना रुक पाएंगे, क्योंकि हमें भी अपने जनपद के लिए, अपने घर के लिए निकलना है और निश्चित रूप से सर्दी का सीजन है, काफी विषमताएं रास्ते में झेलनी पड़ती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात बताकर हम अपना स्पीच समाप्त करेंगे। जो साथी ध्यान दे रहे हैं, बस हम उन्हीं से अनुरोध करेंगे कि आप ध्यान देते रहें। जो साथी खाने पीने एंजॉय करने में मस्त हैं, हम उनसे बिल्कुल कदापि नहीं कहेंगे कि आप अपना ध्यान इधर को लाएं, आप अपना जहां पर ध्यान है वही बनाए रखिए। हम बस उन साथियों से चाहें इस प्रांगण में एक साथी हो, 2 साथी हो, 2 बहनें हो, 2 महिलाएं हैं, अगर आप उस बात को ध्यान देंगे तो बस हम आपके लिए अनुरोध कर रहे हैं। बाबा साहब संबोधित करते हुए कहते हैं मनुस्मृति दहन से ठीक पहले कि इसी जमीन पर 19 मार्च को चमकदार तालाब का आंदोलन किया था। उसी जमीन पर आज अर्थात 25 दिसंबर 1927 को ये जो मीटिंग होने जा रही है, उस मीटिंग के लिए हम आपको बता दें, सम्मानित साथियों, जगह नहीं मिली थी। बाबा साहब को मीटिंग करने के लिए जगह नहीं मिल पाई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, वहां जहां मीटिंग बाबा साहब करना चाह रहे थे, महाड़ स्थान का नाम महाड़ था, उस स्थान पर जब जगह नहीं मिली, बाबा साहब बहुत ज्यादा परेशान हो गए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए। एक तरफ बाबा साहब परेशान थे और एक तरफ से गुर्जर ब्राह्मणों की वहां पर जगह थी, वो बहुत खुश थे। जानते हैं क्या कहते थे बाबा साहब से कि आज आपकी चोटी हमारे हाथ में है, आज हम जैसा चाहेंगे वैसा आपको नचाएंगे। और बाबा साहब को जब जमीन नहीं मिली तो मेरे साथियों, आपको बता दें, एक बड़ी खुशी की बात हुई। यहाँ पर खुशी की बात यह हुई, फतेह खान नामक एक मुस्लिम व्यक्ति की जमीन वहां पर थी। फतेह खान नामक मुस्लिम व्यक्ति की जमीन थी। बाबा साहब ने उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने खुशी खुशी वो जमीन मीटिंग करने के लिए दे दिया। 7 से 8 हजार लोग आराम से बैठ सकते थे, इतनी जमीन थी साथ। अब जो
गुर्जर ब्राह्मण थे उनको जानकारी मिली इस बात की कि बाबा साहब को जमीन मिल गई, अब तो ये कार्यक्रम कर लेंगे, अब तो ये कार्यक्रम कर लेंगे। इस बात से परेशान होकर फतेह खान मुस्लिम के घर के सामने उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन से बात नहीं बनी मेरे साथियों। उन्होंने फतेह खान के चरणों को छू लिया, पैरों को पकड़ लिया कि हम आपसे निवेदन करते हैं, हम आपसे अनुग्रह करते हैं, हम आपकी सारी शर्तें मंजूर करेंगे, लेकिन आप जो है ये जमीन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मत देना। पूछा नहीं, लेकिन धन्यवाद दीजिए फतेह खान मुस्लिम साथी को जिन्होंने उन गुर्जर ब्राह्मणों की एक भी बात नहीं सुनी और उन्होंने जानते क्या कहा, उस बात को ध्यान देना। पूरे दिन रहे बच्चों के साथ। उन्होंने कहा कि हम एक बार जो वादा करते हैं किसी से, उस वादा को निभाते हैं, अपने जीवन में न तोड़ा है न कभी तोड़ेंगे। और अंततः वो जमीन बाबा साहब को मिल गई, अंततः वो जमीन बाबा साहब को मिल गई। और ये जो आज बहुत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, निश्चित रूप से उस दिन को हमें जरूर याद करना चाहिए। हम बस यहाँ से इस मंच के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि न कभी हमारे मुस्लिम साथी हमारे दुश्मन थे और न कभी इतिहास आप उठाकर देखेंगे मुस्लिमों ने कभी हमारे साथ धोखा नहीं किया। मुस्लिमों ने हमेशा हमारा साथ दिया और इस उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, जब मुस्लिमों ने साथ दिया इस उत्तर प्रदेश में 5 साल की पूर्ण बहुमत की सरकार भी आपने देखी है मेरे साथ, पूर्ण बहुमत की सरकार देखी है आपने। यानी कि मुस्लिम जब जब आपके साथ खड़े होते हैं, बहुजन समाज जब जब एकत्र होता है, यहाँ बहुजन समाज की सत्ता भी आप स्थापित कर सकते हैं। इस प्रदेश में यही नहीं, इस देश में भी आपकी सत्ता स्थापित हो सकती है। मेरे साथियों, इस घटना का बाबा साहब फ्रांस की जो क्रांति है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते होंगे। 1789 में जो क्रांति हुई, उस क्रांति से इस बाहर की सभा को 25 दिसंबर 1927 में जो सभा होती है, इस सभा को जोड़ते हैं बाबा साहब फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति और भारत की ये बाबा साहब के नेतृत्व में हो रही सभा, आखिर क्या समानता है उसमें, हम आपको बता दें। जिस तरह से भारत के अंदर चतुर्वर्ण व्यवस्था थी, भारत के अंदर चतुर्वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हालांकि इसी मीटिंग में यानी 25 दिसंबर 1927 को ही बाबा साहब कहते हैं कि भले तो उनके द्वारा अधिकृत उनके ग्रंथों के अनुसार 4 वर्ण हो, लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि मेरे अनुसार इस भारत में 5 वर्ण हैं मेरे साथियों, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अति शूद्र। 5 वर्णों की बात बाबा साहब कहते हैं 25 दिसंबर 1927। फ्रांस की क्रांति किस वजह से हुई, इस बात को 2 मिनट के अंदर हम कंक्लूड कर देंगे मेरे साथ। 2 मिनट के अंदर बाबा साहब का हालांकि 2 घंटे का स्पीच है, लेकिन उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 से 3 मिनट में कंक्लूड कर दें आपको। फ्रांस की क्रांति इसलिए हुई क्योंकि फ्रांस में भी 3 वर्णीय व्यवस्था थी मेरे साथी, 3 वर्णीय। और बिल्कुल भारत और फ्रांस की क्रांति की समानता थी। जैसे यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अति शूद्र हुआ करते थे और उनमें ऊंच नीच का भाव होता था, उसी तरह की व्यवस्था फ्रांस में होती थी। ये बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं कि वहां पर, लेकिन वहां 3 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय 2 वर्ण हो गए और जो वैश्य और शूद्र वहां पर 1 वर्ण माना गया। लोग कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि वहां की जनता ने लुईस 19 को पदस्थ करके और जितने वहां पर इस व्यवस्था को मानने वाले लोग थे उनका कत्लेआम किया। बाबा साहब ने कहा हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है, हम इस बात से सहमत नहीं है कि वहां पर इस वजह से कत्लेआम हुआ, बल्कि वहां के लोगों ने जो चाहते थे कि इस पूरे देश में, पूरे फ्रांस में 1 वर्णीय व्यवस्था हो, किसी के साथ भी जन्म के आधार पर, जात के आधार पर किसी तरह का शोषण अत्याचार ना हो, उनके साथ समानता का व्यवहार हो, ये व्यवस्था लाने के लिए फ्रांस की क्रांति हुई थी मेरे साथियों। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि उसी तरह की सभा जैसे फ्रांस में बुलाई गई थी 5 मई 1789 को, वैसे ही आज यानी कि 25 दिसंबर 1927 को आज जो हमारी सभा हो रही है,
वो उसी तरह की सभा है। और हम चाहते हैं कि इस पूरे देश में, पूरे भारत में जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के आधार पर जो छुआछूत होता है, जो ऊंच नीच का भेदभाव किया जाता है, ये भेदभाव समाप्त हो जाए। और ये भेदभाव का कारण क्या है? इस भेदभाव का कारण मनुस्मृति है। वो उस ग्रंथ को मानते हैं, उस ग्रंथ में ऊंच नीच का भाव लिखा है, इसलिए उसका आज यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। और यही दिन याद करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर इटावा की सरजमी पर पिछले 3 वर्षों से लगातार बौद्ध महोत्सव का कार्यक्रम आदरणीय खीमानंद गौतम जी, जिला अध्यक्ष आवाज का इटावा के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हम निश्चित रूप से उनके इस साहसिक कदम के लिए, जब पहला बौद्ध महोत्सव कार्यक्रम हुआ था तो सामने वाले पंडाल में हुआ था मेरे साथ, मुझे याद है। और उतने ही पंडाल में जो सामने आप नजर कर देखिए, उतने में ही लोग समा गए थे। ये पहला बौद्ध महोत्सव का कार्यक्रम था। और उसके बाद दूसरा कार्यक्रम आपके महाविद्यालय में हुआ था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर महाविद्यालय में हुआ था, जो पिछला कार्यक्रम हुआ था। आज यहाँ पर इतना बड़ा ग्राउंड आप देख रहे हैं, खचाखच भरा लोगों के बीच। निश्चित रूप से ये आपके सराहनीय कार्यों का, आपको जो विश्वास आपने कायम किया इस समाज के अंदर, इटावा जनपद के अंदर 2 सालों के अंदर आपने जो पहला जो कार्यक्रम कराया था, उस समय तो आप शौरिक थे ही, मुझे लगता है शौरिक से ही अप डाउन करते थे। अप डाउन अभी भी करते हैं, लेकिन आप अब यहाँ रहने लगे, उस समय वहाँ वही रहते थे, शौरिक में ही रहते थे। और ऐसे में आपने जो कार्यक्रम की शुरुआत की, आज लगातार जो एक पौधा आपने रोपा था, आज ये वृक्ष के रूप में बड़ा फल देने की कगार पर पहुंचा है। इसको मेंटेन रखने की आवश्यकता है। आदरणीय खीमानंद गौतम जी और साथ ही साथ उनके जितने भी सहयोगी साथी हैं, मैं आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, आभार प्रकट करते हुए कि आप निरंतर हम सभी को मान सम्मान स्वाभिमान देने का कार्य कर रहे हैं और मौका देते हैं कि लोगों को हम जागरूक करें। अभी जो बाबा साहब के संबोधन का हमने संक्षिप्त अंश रखा, हम आपको बता दें ये अंश कहाँ से मिला। भारत सरकार के सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर संदेश, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण बाग में खंड 1 से 40 तक मौजूद है। और उसके खंड 38 में पेज नंबर 98 पर